हमको कोई माइकल लाल देश में दवा देगा? हमको कोई भूरा बाल साफ करने का नारा देने वाला? लालू यादव आज तो अपने अस्तित्व का संकट झेल रहा है और ये छिट भैया लोग जो है ये जिसको चुटकी में रगड़ के खत्म कर दिया जाएगा, हमारे सीट पे काट के दूसरे को दे दिया जाता है। अभी पटना में कास्ट बहुल सीट पर एक वैश्य समाज को खड़ा कर दिया गया। बहुत सारा सीट में बतला सकता हूँ। जो सवर्ण बहुल सीट है, हर हर मोदी तक का नारा दिया है हम लोगों ने। वही मोदी कानून का तीर तलवार भाला और तोप सवर्णों पे चलाया है। ये कोई काय समाज से भी है? आप लोग तो भाई 0.6% है बिहार में। जातीय जनगणना हुआ, इतनी कम आबादी है, किस तरह नेतृत्व करिएगा इस आंदोलन का? तो हम कमजोर नहीं रहे। आज आप बिहार विधानसभा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये जितना देख रहे हैं ना, ये कास्ट का देन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का देन है। हम कमजोर कब? आप देख लीजिए, संख्या के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। संख्या गिनती कहाँ हुआ? 1936 के बाद बता दीजिए कभी कोई संख्या का गिनती हुआ है? 90% वो है कहाँ? ये भी एक राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ वाला सरिस है। देश में हम 40% है भाई साहब, 40% है, 40% है देश में। रणनीति हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे कमेटी के हमारे तमाम गार्जियन लोग उपस्थित हुए। चूंकि 17 मार्च या 12 मार्च को जो है यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देने वाली है, तो दोबारा से जो है हम लोग को एकत्रित होकर के उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम एक होकर के उस आंदोलन को जो है बड़ा रूप देंगे। 2 दिनों पूर्व पटना विश्वविद्यालय में एक नारा लगाया जा रहा था। नारा 90 के दशक का था कि भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इसको साफ करना है। इसका नारा बजाते लगाया जा रहा था और कारण था कि यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया था, नया कानून आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया गया। अब देखिए, इस वक्त हमारे साथ कई लोग मौजूद है। जरा कैमरामैन साहब दिखाइए इन तमाम लोगों को। ये वही लोग हैं जिन्हें भूरा बाल कहा जाता है, यानी भूमिहार समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं और काय समाज से भी यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। सवर्ण मोर्चा, जिसकी खबर आपने कई बार बिहार टॉप पर देखी भी होगी। संजीव सिंह को तो आप पहचानते भी होंगे, इनका हमने कई बार साक्षात्कार किया है। अब यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी और मीटिंग किस बात को लेकर है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यूजीसी बिल पर भी हम चर्चा करेंगे और जो पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में नारे लगाए जा रहे थे उस पर भी हम बात करेंगे। संजीव सिंह से शुरुआत करते हैं। सर, आपने भी देखा होगा वो वीडियो, नारा लगाया जा रहा था भूरा बाल साफ करो। पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी? जिस ताकत और जिस दम, जिस आधार पे इस नारे को उछाला जा रहा है, उसको भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया है। हमारे साथ छल करके या हमारी उदारता का लाभ लेकर के एक ऐसा एक्ट पहले ही बना दिया गया है कि जिस झूठे एक्ट में, अभी तो हाल की घटना है कि पूरे गांव को ही एक्यूज बना दिया गया SC/ST एक्ट में, ठीक है। तो हमारे खिलाफ देश में संविधान निर्माण से लेके आज तक, नेहरू से लेके मोदी तक, कोई भी एक प्रधानमंत्री सवर्णों को कानूनी रूप से, योजनागत रूप से बराबरी का हक अधिकार कभी देना ही नहीं चाहा, दिया ही नहीं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वरोजगार का क्षेत्र हो, आवास का क्षेत्र हो, सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, गरीबी उन्मूलन का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें सवर्णों को बराबरी का हक और अधिकार किसी भी कानून में मिला हुआ है। नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई नया एक्ट, कोई ना कोई नया लॉ सवर्णों को और नीचे दबाने के लिए, सवर्णों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए, सवर्णों को लाचार बेरोजगार बनाने के लिए केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार द्वारा देश भर में चलाई और बढ़ाई जा रही है। आज यूजीसी एक्ट जो लाया गया है, अब उसके डर से सवर्ण के बच्चे विश्वविद्यालय जाना बंद कर देंगे। जो विश्वविद्यालय जाएंगे, अगर यही एक्ट बना रहा, हम लोग की लड़ाई है कि इस एक्ट में संशोधन हो या यूजीसी एक्ट रोल बैक हो जाए, ठीक है। अगर यही एक्ट बना रहा तो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा जो करेंगे, उसके एवज में हमारे बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वो सजा याफ्ता हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे, गुनहगार हो जाएंगे। और दूसरी तरफ कल होकर जो न्याय करने वाली भी जो टीम रहेगी, उस टीम में हमारा एक भी व्यक्ति, सवर्ण समाज का, सामान्य वर्ग का एक भी व्यक्ति नहीं होगा। ऐसा एक्ट लेकर आया गया है, यानी कि इसको दोषित बताओ भी, इसको दोषित साबित भी करो और इसके एवज में इसको विश्वविद्यालय कैंपस से निकाल कर बाहर कर दो, इसकी पढ़ाई बंद कर दो। कल डर से हमारा बच्चा विश्वविद्यालय छोड़ देगा, पढ़ने नहीं जाएगा। यानी हम जो हायर एजुकेशन में अच्छा करते हैं, इतने दबाव के बावजूद भी न तो हमको सवर्ण छात्रवृत्ति मिलती है, न तो हमको सवर्ण छात्रावास मिलता है, न तो हमको सवर्ण आवासीय विद्यालय मिलता है, न हमको उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग की जो फ्री व्यवस्था है जो सभी वर्गों को दी जाती है,
वो भी हमको शिक्षा प्रोत्साहन की योजनाएं नहीं मिलती है। अब हमको विश्वविद्यालय से भगाने के लिए इतने दबाव के बावजूद भी अगर हम अच्छा करते हैं, 90% मार्क्स ला रहे हैं, 80% मार्क्स ला रहे हैं, तो हमको विश्वविद्यालय से बाहर करने के लिए, हमको दब्बू बनाने के लिए, हमको मानसिक गुलाम बनाने के लिए इस देश में यूजीसी एक्ट लाया गया है, जिसका ऐतिहासिक नहीं, इसका अद्वितीय हम लोग विरोध करेंगे और काल्पनिक विरोध करेंगे, अंदाजा लोग नहीं कर रहे हैं। और बिहार के गांव घर से लेके दिल्ली के सत्ता के गलियारे तक हम लोग एक बड़ी लड़ाई को ठाने हुए हैं और ये लड़ाई चल रही है, आग जल रही है, लड़ाई शुरू है। हम किसी दलित के खिलाफ नहीं है, हम किसी अति पिछड़े के खिलाफ नहीं है, हम किसी अल्पसंख्यक के भी खिलाफ नहीं है। मैं कहता हूं उसके विकास की योजनाएं बने, लेकिन देश में जो गरीब है, जो लाचार है, जो फटेहाल है, जो बेरोजगार है, जो आवासहीन है, जो भूमिहीन है, ऐसे सवर्णों को भी बराबर का कानून और बराबर की योजनाएं मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही है। जब इस कानून के आने के बाद अब देखा जा रहा है कि सड़क पर नारा लगाया जा रहा है कि 90% जो है वो अब सड़क पर उतरेगा, तो एक तरीके से कहिए तो ये हिंदुओं का विभाजन ही हो गया है। 90% वो है कहाँ? ये भी एक राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ वाला साजिश है। देश में हम 40% है भाई साहब, 40% है, 40% है देश में, ठीक है। और देश के लोकसभा विधानसभा में हमारे सीट पे काट के दूसरे को दे दिया जाता है। अभी पटना में कायस्थ बहुल सीट पर एक वैश्य समाज को खड़ा कर दिया गया। बहुत सारा सीट में बतला सकता हूं जो सवर्ण बहुल सीट है, सवर्णों को टिकट नहीं देके गैर सवर्ण को देते हैं। अतः वो बतलाना चाहते हैं कि उसकी संख्या इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आज तक इस देश को बनाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, समानता को लाने के लिए हम लोग नेहरू जी का भी साथ दिया, अटल जी का भी साथ दिया और मोदी जी को हम लोग श्रेष्ठ ही नहीं, मानो ही नहीं, हम लोग देवताओं के बराबर के दर्जे में लाए हैं। हर हर मोदी तक का नारा दिया है हम लोगों ने। वही मोदी कानून का तीर, तलवार, भाला और तोप सवर्णों पे चलाया है। अब सवर्ण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और वो हम 40 है 40 और वो 60 में एकता नहीं है। अति पिछड़ों में जितनी जातियां हैं उसके में न तो बेटी का संबंध है, न रोटी का संबंध है, न सांस्कृतिक संबंध है, न आवागमन का संबंध है। और दलितों में तो कई ऐसी जाति है जिसके यहाँ दलित का दूसरी जाति ही बैठने को तैयार नहीं है। डोम है, हलखोर है, कभी उसके थाली से कोई दलित खाना खा के दिखला दे तो मान जाए। सवर्णों में एकता कहाँ है? तो सवर्णों में तो सबसे अधिक देखा जाता है कि द्वेष जो है, ये यूं कहिए कि टशन जो है वो सवर्ण जाति में ही देखा जाता है। ये तो बनावटी बात है भाई साहब। हम बूथ लूट के कांग्रेस को जिताते थे, हम लोग तन मन धन जन, ठीक है, ये सब कुछ दे के बीजेपी को जिताते आ रहे हैं। हमारी लड़ाई कहाँ है? भूमिहार और राजपूत का गांव में आगजनी कहाँ हो रहा है? हमारे बीच फायरिंग कहाँ हो रही है? हमारे बीच कत्लेआम कहाँ हो रहा है? ये झूठा बात है, ये फैलाया गया अफवाह है। सवर्ण एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। और सवर्ण तो बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार, बहुत ओजस्वी, बहुत तेजस्वी भी है। हमको कोई माइकल लाल देश में दवा देगा? हमको कोई भूरा बाल साफ करने का नारा देने वाला? लालू यादव आज तो अपने अस्तित्व का संकट झेल रहा है। और ये छिट भैया लोग जो है, ये जिसको चुटकी में रगड़ के खत्म कर दिया जाएगा, ये जहां तक इसलिए बोल रहे हैं कि एक्ट का बचाव है उसके साथ। हमको सवर्ण एक्ट चाहिए, हमको सवर्ण एक्ट चाहिए। सवर्ण एक्ट हमको दे के देख लीजिए। ऐसा बोलने वाले को हम लोग जूता तले मसल के मार नहीं दिए तो फिर आप कहिएगा। हमको भी बराबर का कानून चाहिए। हमको गाली देगा, हम कब तक गाली सुनेंगे? हमको धमकी देगा, हम कब तक धमकी सुनेंगे? हम देश में अब दमने वाले नहीं है। देश का सवर्ण जाग गया है। राणा रणजीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। राणा जी, आगे की अब क्या रणनीति है? आप तो AIMIM में हैं, आप तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं और सवर्ण की राजनीति करने लगे। नहीं, मैं सबसे पहले स्वर्ण समाज से आता हूं और उसके बाद ही किसी पार्टी से हूं या किसी से हूं, और पार्टी ने मुझे रोका भी नहीं है। पार्टी हमेशा कहती है कि संविधान के अधीन रह करके अपने हक की लड़ाई या बेशक लड़ सकते हैं, और इसीलिए मैं उस पार्टी में हूं क्योंकि संविधान को सबसे ऊपर उस पार्टी को में माना जाता है, और इसीलिए हम लोग डंके की चोट में रहते हैं और हिंदू के रूप में हैं वहाँ पे। बेशक हम लोग मुसलमानों की बात, अगर आज बिहार की बात करें कि बिहार का मुख्यमंत्री 2 जाति के लोग नहीं बन सकते, तो एक स्वर्ण नहीं बन सकता है, एक मुसलमान नहीं बन सकता है। तो मैं यही बात तो कहता हूँ कि बाकी सब लोग बन सकते हैं। आगे की अब क्या रणनीति? आगे की रणनीति, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे कमेटी के सारे हमारे तमाम गार्जियन लोग उपस्थित हुए। चूंकि 17 मार्च या 12 मार्च को जो है यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देने वाली है, तो दोबारा से जो है हम लोग को एकत्रित होकर के उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम एक होकर के उस आंदोलन को जो है बड़ा रूप देंगे। तो 8 मार्च का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मालूम चला है कि दिल्ली में
एक बड़ा कार्यक्रम होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग पटना में एक कार्यक्रम करेंगे, जगह जगह कार्यकर्ताओं को एकत्रित करेंगे और तमाम स्वर्ण समाज के लोगों को एकत्रित करेंगे। इसमें हमारे सभी समाज के लोग हैं, मुसलमान में भी स्वर्ण है और हिंदू में भी स्वर्ण है और कई ऐसे स्वर्ण समाज के लोग हैं, सबको एक मंच। और कई लोग ऐसे हैं जो दलित समाज से भी आते हैं, ओबीसी से भी आते हैं, लेकिन वो कहते हैं, वो न्याय संगत बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपकी लड़ाई बेशक बिल्कुल सही है। तो ऐसे हिंदुस्तानियों को भी, जो सच्चे हिंदुस्तानी है, जो न्याय संगत बात करते हैं, उनको हम लोग मंच पे लाएंगे। बहुत जल्द पटना में एक कार्यक्रम करेंगे और फिर उसके बाद दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाए उससे पहले सारी बिंदुओं का ख्याल रखे और समानता का अधिकार जो उनका विषय था उस पर जो है बिल्कुल सही निर्णय दे सके। कोई भूमिहार समाज से भी है यहाँ पर? हाँ, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। सबसे अधिक विरोध अगर सवर्णों में होता है तो मेरा जो अपना आकलन है भूमिहारों का होता है सर। और जिस तरीके से अभी नारा लगाया गया पटना विश्वविद्यालय में, भूरा बाल साफ करो, क्या कहना है? सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जी ने कहा कि भूरा बाल साफ करो, वास्तव में जो हमारी पृष्ठभूमि रही है, जो हमारा इतिहास रहा है और जो हमारा शोषक बताते हैं कि शोषक की पृष्ठभूमि रही है, तो उस आधार पर बड़े से बड़े ताकतवर लोग भी उसको कभी नष्ट ना कर सकते हैं, ना साफ कर सकते हैं। रहा बात की जो इस कार्यक्रम और इस बैठक की, तो मुख्य रूप से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस समर्पण भाव से सवर्ण समाज ने मत दे करके केंद्र में सरकार स्थापित करने का कार्य किया, बिहार में भी सत्ता में लाने का कार्य किया, उस सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस मोर्चा का ना तो किसी जाति, दूसरे जाति से कोई विद्वेष है, ना किसी धर्म से विद्वेष है। हम अपने अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आज हमारे बच्चों के भविष्य का, आने वाली जो पीढ़ी है वह अपराधी न बन जाए, उनका भविष्य चौपट ना हो जाए, आज उसकी लड़ाई जिस विश्वास और जितने उम्मीद के साथ, और ये सरकार कहती भी है सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय, तो हमारे सवर्ण के बच्चों के साथ आने वाले भविष्य, और जब सवर्ण के बच्चे का भविष्य अगर नहीं बनेगा तो ना तो बिहार का भविष्य बनने वाला है, ना तो भारत राष्ट्र का भविष्य बनने वाला है। अगर भारत को मजबूत करना होगा तो इन वर्ग के नौजवानों को, युवाओं को अच्छी शिक्षा और उसके आगे पूरे राष्ट्र के लिए, उनके नवनिर्माण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से उनके भविष्य को खिलवाड़ और नष्ट करने की जो इतनी बड़ी साजिश रची गई है, उसके विरोध में आज सवर्ण समाज के तमाम लोग हैं, नौजवान हैं, घर घर जितने लोग हैं, उनके अंदर आक्रोश है कि बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ जिस सरकार को हमने स्थापित किया है वह हमारे साथ इस प्रकार के कदम उठा करके हमारे अधिकार को कुचलने का कार्य ना करें। और आज इस मंच के माध्यम से हम लोग यह मांग करते हैं। चलिए कोई काय समाज से भी है? बिहार प्रदेश से। आप लोग तो भाई 0.6% हैं बिहार में, जातीय जनगणना हुआ, इतनी कम आबादी है, किस तरह नेतृत्व करिएगा इस आंदोलन का? आबादी, ये जातीय जनगणना जो हुआ था कितने दिन में हुआ और वो सही था क्या? मेरे घर कोई आया, 40% क्लेम कर रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। रविशंकर प्रसाद पटना के सांसद, उन्होंने उस समय कहा कि हमारे पास कोई गन्ना वाला नहीं आया। आर.के. सिन्हा पूर्व राज्यसभा सदस्य, उनके घर पर नहीं गया। तो घर बैठे आप डाटा बना दीजिएगा और लोग समझ रहे थे कि काय समाज बहुत कमजोर है, तो हम कमजोर नहीं रहे। आज आप बिहार विधानसभा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये जितना देख रहे हैं ना, ये कास्ट का देन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का देन है। हम कमजोर कब है? आप देख लीजिए, संख्या के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। संख्या गिनती कहाँ हुआ? 1936 के बाद बता दीजिए कभी कोई संख्या का गिनती हुआ है? 2022 में नहीं हुआ था। 22 में कब हुआ है? 1936 में हुआ था, अंग्रेजों ने कराया था जातीय जनगणना। नीतीश कुमार भी कराया था। नहीं, ये सब तो डाटा फॉल्स है, सब फॉल्स डाटा है। घर बैठे आप कर दीजिएगा कि हम जातीय जनगणना कर दिए, ये फॉल्स डाटा है। आप राजपूत को दिखा दीजिएगा कि 2% है, जरा गांव में घूमिए तो भूमिहार को दिखा दीजिएगा 5% है, जरा गांव में घूमिए तो तब आपको पता चलेगा। और ब्राह्मण, हर गांव में आपको 20, 25, 50 ब्राह्मण जरूर मिलेंगे। अब बैकटपुर चल जाइए, ब्राह्मण का अलग टोला है, राजपूत का अलग टोला है, भूमिहार का अलग टोला है। तो साहब हमको तो जानबूझ के एक राजनीतिक साजिश के तहत हमको कमजोर दिखाया जा रहा है, हमको कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। इसमें गलती हमारी भी है, हम आंख मूंद कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। आज अब क्या हुआ आप देखिए, हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए यूजीसी जैसा काला एक्ट लाया गया है, और कि हमारे बच्चे जाए नहीं स्कूल में।
कॉलेज में जाए नहीं, हमारी बेटी पढ़ने नहीं जाए। कोई भी दलित का लड़का देखेगा कहेगा कि हमको तो तुमसे प्यार हो गया, हमसे शादी करो, और नहीं तो FIR कर देगा। अभी हाल मैंने देखा कि दिल्ली में एक घटना हुई कि एक दलित का लड़का बोल दिया, वो लड़की रिफ्यूज कर दी तो उस पर FIR, तो बड़ी मुश्किल से समझौता हुआ तो 50,000 रुपया लिया। ये तो अस्तर है दलित लोगों का है। और आज ये सरकार को जाना पड़ेगा, जिस दिन हम अंगड़ाई ले लेंगे। आज सवर्ण समाज बैठा हुआ है और सवर्ण समाज की जिस दिन अंगड़ाई हो जाएगी, इनकी सरकार चली जाएगी, ये मेरा दावा है। इसलिए हमें कम ना आके, हम शांत हैं, हम मौन हैं, हम राष्ट्रवाद का समर्थक करते हैं, तो हमें ऐसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। हमारे भी शरीर में खून बह रहा है। और आप पढ़ लीजिएगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये मगध क्षेत्र के कायस्थ उनके साथ सेना में थे और उन्होंने सिकंदर से चुनाव युद्ध लड़ा था। कमजोर हम कहाँ? हमको दिखाने के लिए कमजोर है? कहाँ कमजोर है? हमने सामाजिक समरसता बनाई है। और आज जो दलित की बात कर रहे हैं कि हमको शोषण किया है, जरा जाके देख लीजिए, राजपूत के गांव में, भूमियार के गांव में, ब्राह्मण के गांव में दान किया तो किसने किया दान? आज अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए गए थे दलित के क्या है? वो तो बाबू कुंवर सिंह गए थे कि 80 साल के उम्र में भी उठ के खड़े हुए और अपना हाथ तक के काट के दे दिया। जरा उस इतिहास को पढ़िए, साम्राज्य को, सवर्ण समाज के पूरे देश के इतिहास को पढ़िए। ये 4 लोग मिलकर, और अभी मैं आपको बता देता हूं, ये लोग मिलकर सरकार में रहकर हमें दबा नहीं सकते हैं। हम दबने वाले नहीं हैं। हम उस समय तक संघर्ष करेंगे, हम अपने अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। हमारे बच्चों को शिक्षा से कोई वंचित करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय सवर्ण समाज जिंदाबाद। चलिए सर, अंतिम सवाल आप ही से रहेगा सर। अब आगे क्या करना है? आगे आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पर। आज यहाँ जो बैठक हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह जी की अध्यक्षता में, तो उसी की रूपरेखा तैयार की गई कि एक ये समग्र चिंतन है। क्योंकि सवर्ण समाज कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। जब इसको शासन करने की बारी थी, समय था, वो कालखंड था जब सर्वसमावेशी समाज की व्यवस्था की गई थी, सबको साथ में लेके चला गया। समाज के एक एक वर्ग को, एक एक जाति को उसका उचित स्थान दिया गया। अगर देश में कहीं पलायन भी हुआ तो सवर्ण कहीं से, राजपूत या कोई भी ब्राह्मण कहीं से पलायन किए तो वहाँ अपने अकेले नहीं भागे वहाँ से, और भाग के बसना भी हुआ तो अपने साथ बहुत बड़ी संख्या में दलितों और पिछड़ों को साथ में लाए, अपनी ज़मीन देकर उन्हें बसाए। उन्हें उनके समय उनके हाथ में सत्ता थी, सत्ता के मद में होकर किसी के साथ उन्होंने अत्याचार नहीं किया। फिर भी ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये अत्याचारी घोषित किया जाता है, अलग अलग नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। कभी किसी के साथ सवर्णों ने अत्याचार नहीं किया। उनके पास जब सत्ता थी तो सबके साथ उन्होंने न्याय किया, सबको उसकी हिस्सेदारी दी। आज लेकिन दुखद स्थिति यह है कि आज लोकतंत्र है, लोकशाही है, इसके बावजूद एक खास वर्ग को एक्सक्लूड करते हुए सबके निशाने पर लाके खड़ा कर दिया गया है। और जो संख्या की बात है, ये 10% है, ये 15% है, ये बहुत ही गलत है। और ये जातीय सर्वेक्षण जो हुआ था वो फैब्रिकेटेड था, बिल्कुल ही इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूरे देश में अगर संख्या की बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा वो तो 40% है, तो हम लोग रियली 40% है। बिहार में भी 20% है। बिहार में राजपूतों को अकेले दिखाया गया है 3.45%, जबकि राजपूतों की आबादी 9% है, बिहार में अकेले 9% है। हमारे कायस्थ समाज के जो लोग हैं उनकी आबादी लगभग 2% है, उसको घटा के 0.6% किया गया है। तो ऐसे नहीं चलता है, और सच्चाई छिप नहीं सकती है, सच्चाई तो सामने आनी ही है। और सवर्ण के पास आज भी संसाधन है, बौद्धिक क्षमता है, और सवर्ण के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता है
कि सवर्ण को अगर 15%, 10% मान रहे हैं आप, तो मानते रहिए, वो आपका अधिकार है। आपको सत्ता मिली है, जिसको चाहिए फर्श पर रख दीजिए, जिसको चाहिए अर्श पर पहुंचा दीजिए, ये आपके हाथ की बात है। लेकिन असलियत ये है कि सवर्ण अगर 10% भी रहेगा, वो 50% आबादी को प्रभावित करता है, मोबिलाइज करता है, पोलिंग बूथ तक पहुंचाता है। उसके पीछे कारण जो भी हो, उसके त्याग के चलते, पूर्वजों के अवदान के चलते, उसके व्यवहार के चलते, उसकी दानशीलता के चलते, उसकी न्यायशीलता के चलते, उसका जो व्यक्तिगत गुण है, उसका कृतित्व है, उसके पूर्वजों का जो अवदान रहा है, और समाज में आज भी पोषण की जो स्थिति है, तो 90% गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का पोषण अगर कहीं कर रहा है तो सवर्ण ही कर रहा है, अत्याचार नहीं कर रहा है। लेकिन अत्याचारी हैं, इसलिए तरह तरह का अधिनियम लाया जा रहा है, विनियम लाया जा रहा है। जो मौजूदा अभी ज्वलंत मुद्दा है यूजीसी का, तो इसमें एक न्याय तो सबके लिए होता है, न्याय किसी खास लोगों के लिए क्यों हो? सवर्ण को एक्सक्लूड क्यों किया गया? इसका मतलब कि आप खुली छूट दे रहे हैं किसी खास वर्ग को, कि उसको झूठा मुकदमा करने पर भी तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये अस्त्र जो दिया गया है खुलेआम जीनोसाइड के लिए है। ऐसे लोग गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। चलिए, तो अब लेकिन आंदोलन ये चीज हम लोग नहीं चाहते। चलिए, तो अगला देश राष्ट्रवादी रहे हैं, राष्ट्रवादी हैं, और राष्ट्रवादी बन के समाज को लेके चलना चाहते हैं। चलिए, तो मार्च में शायद 19 तारीख को या 17 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का फिर से इस पर जो फैसला आएगा, उसके पहले सवर्ण समाज जो है वो एकत्रित है, और इसको लेकर एक आंदोलन भी होगा, पटना में भी होगा, और खबर है जैसा ये लोग बता रहे हैं कि दिल्ली में भी इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे, न्यायालय तक ये बात पहुंचे और सबको न्याय मिल सके। तो फिलहाल दोस्तों चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।